अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग लास्ट टॉपिक हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंपॉर्टेंट है, इसको डीप देखेंगे, इसके कुछ एमसीक्यूज टर्मिनोलॉजीज की तरफ देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आएगी। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंटिन्यू करने से पहले आप एक चीज को इंपॉर्टेंटली देख लें। वर्ड आपके पास यूज होता है वेक्टर एरिया। इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते हैं कि असल जो लफ्ज है, जो वेक्टर एरिया है, वो आपके पास क्या है। अगर आप लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में होता ही एरिया वेक्टर एरिया है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो फर्ज करें मैं आपको एक ब्लॉक दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये कोई स्क्वायर है, कुछ भी है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, तो मुझे आप लोग इसका एरिया बता दें। तो आप लोग कैसे लिखते थे? एरिया लिखते थे लेंथ क्रॉस विड्थ। मेरी बात की समझ आई? ये वाली चीज क्या है? लेंथ क्रॉस विड्थ। और क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अगर फर्स्ट ईयर वाले टॉपिक पे आप अपना जेन को लेके जाएं तो क्रॉस प्रोडक्ट दो तरह के प्रोडक्ट होते थे, डॉट एंड क्रॉस। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आती थी, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी, वो आपके पास हमेशा होती थी वेक्टर नेचर की। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम था वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पे भी तो क्रॉस ही है। इसका मतलब है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो नेचर बनेगी क्वांटिटी की, जो एरिया है, वो वेक्टर बन जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिखते हो एल डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। अब एंगल 90 का है तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा? एल इंटू लेंथ क्रॉस विड्थ हो जाएगी। मतलब एरिया होता ही वेक्टर एरिया है। बस एरिया की बात करें तो फिजिक्स के अंदर आप लोग क्या करते होते हो? वेक्टर एरिया। और सरफेस या प्लेन से आप लोग जब नॉर्मल ड्रा करोगे तो वेक्टर एरिया बन जाएगा। तो अभी तक आप लोग ये चीज ध्यान में रखें, एरिया वेक्टर एरिया होता है। दिन हम लोग अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे कि आप लोग वेक्टर एरिया ड्रा कैसे करेंगे। अगर सरफेस एरिया है टू डायमेंशनल, या सरफेस एरिया आपका हो सकता है थ्री डायमेंशनल। सरफेस एरिया कैन बी टू डायमेंशनल और सरफेस एरिया कैन बी थ्री डायमेंशनल। लेट करें सरफेस एरिया टू डायमेंशनल है, तो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये मेरे पास कोई टू डायमेंशनल एरिया है और दिस इज अ सरफेस एरिया। और वो कह रहा है इससे वेक्टर ड्रा करें, वेक्टर एरिया हमें दिखाएं। तो आप लोग इससे नॉर्मल ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इससे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस एरिया को, टू डायमेंशनल एरिया है, तो उससे आउटवर्ड भी ड्रा कर सकते हो, उससे इनवर्ड भी ड्रा कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसका नॉर्मल यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये आपके पास बाहर भी आ सकता है, और ये आपके पास आपकी मर्जी, इसको आप लोग किधर ड्रा करें, इसको इनवर्ड ड्रा करें। मेरी बात की समझ आ रही है या नहीं? लेट्स सपोज करें कि मेरे पास ये एक सरफेस एरिया है और ये टू डायमेंशनल है, तो वो कहे इससे वेक्टर एरिया ड्रा करें, मतलब नॉर्मल ड्रा करें। तो नॉर्मल मैं आपकी तरफ ड्रा कर सकता हूं क्योंकि ये टू डायमेंशनल है। यहां मैं इससे बैक साइड से बाहर की तरफ, इधर अंदर बोर्ड की तरफ में ड्रा कर सकता हूं। तो ये एरिया आपके पास हो जाएगा वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया इसका ये है, इसमें टू डायमेंशनल हाथ का वेक्टर एरिया इसके परपेंडिकुलर में ड्रा करूंगा। तो अगर ये टू डायमेंशनल है तो परपेंडिकुलर आप दोनों डायरेक्शन में ड्रा कर सकते हैं, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। लेकिन अगर यही एरिया आपका, ये जो आपके पास सरफेस एरिया है, सपोज करें ये थ्री डायमेंशनल है, जैसे कि ये मैंने यहां पे बनाया हुआ है, लेट अस कंसीडर दिस एरिया इज, ये एरिया कौन सा है? ये एरिया आपके पास थ्री डायमेंशनल एरिया है। जैसे कि आपके पास कोई क्यूब रखा हुआ है, इसका अगर आप लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वाली जो एंड है, जो बाय वाली एंड है, उससे हमेशा आप लोग बाय ड्रा करेंगे, ये इसका वेक्टर एरिया हो जाएगा। मतलब इसका इनवर्ड आप लोग ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल एरिया है, थ्री डायमेंशनल सरफेस है। और अगर ऊपर वाली जो आप लोगों के पास जो इसका फेस है, इससे अगर आप लोग ड्रा करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ये जो नीचे वाली आपके पास सरफेस है, इससे ड्रा करेंगे तो बाय हमेशा आउटवर्ड होगा, ये बात याद रखनी है। थ्री डायमेंशनल केस में आपका किधर हो जाएगा? आउटवर्ड। और अगर आप लोग इधर से ड्रा करेंगे तो इधर से आपके पास किधर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है एक राइट वर्ड, एक लेफ्ट वर्ड, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, ये चार वेक्टर एरिया, और एक आपका इसके इनवर्ड और एक आपकी तरफ। तो ये छह रूप से बिल्कुल थ्री डायमेंशनल एरिया में जो वेक्टर एरिया ड्रा करेंगे वो हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए। यार अगर आप लोग देखें ना किसी पाइप को, लेट्स सपोज करें सिलेंडर की बात करें, ये आपके पास कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का यहां पे देखें मैं वेक्टर एरिया ड्रा करूंगा, थ्री डायमेंशनल है तो बाहर की तरफ ड्रा करूंगा।
और यहां से मैं ड्रा करूंगा तो 3 डायमेंशनल है, तो बाहर की तरफ ड्रा करूंगा। अगर यहां पे सिलेंडर की बात करें, दरमियान में ये कर्व है, ये बिल्कुल मेरे हाथ की तरह कर्व है। अब अगर यहां से वो कहे वेक्टर एरिया ड्रा करें तो हर पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। देखिए हर पॉइंट से परपेंडिकुलर, यहां से ड्रा करें तो अपवर्ड, यहां से ड्रा करें तो अपवर्ड। जो सरफेस आपको गिवन है वहां से आप लोग परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो एरिया आपका वेक्टर एरिया बन जाता है। बस एक चीज याद रखनी है, 2 डायमेंशनल केस के अंदर वेक्टर एरिया आप आउटवर्ड भी ले सकते हो, इनवर्ड भी, आपकी मर्जी, जिधर आपको अच्छा लगे ले लें। लेकिन जब आप लोग बात करते होते हैं 3 डायमेंशनल सरफेस की, तो आप जो आप वहां पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो हमेशा आपने आउटवर्ड ड्रा करनी है। तो ये आपके पास एक थोड़ा सा टॉपिक था कि वेक्टर एरिया असल में क्या होता है और सरफेस एरिया आपका क्या होता है। व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम एन एरिया, दैट एरिया विल ऑलवेज बी अ वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल एरिया। जो नॉर्मल एरिया आपका वहां पे होता है, जो बिल्कुल आपका एरिया के बना होता है, उससे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो आपके पास क्या बन जाता है, तो वेक्टर एरिया बन जाता है। अब हम लोग आते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो फ्लक्स का, इसको जरा नोट कर लें। द वर्ड फ्लक्स इन फिजिक्स रिप्रेजेंट फ्लो, किसी चीज का फ्लो होना। फिजिक्स के अंदर फ्लक्स का मतलब है फ्लो हो जाए। डेफिनेशन नंबर 1, नंबर ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area, number of electric field line passing through an area, यार एरिया का मतलब है परपेंडिकुलर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी एरिया से कितनी फील्ड लाइन जा रही है, जितनी फील्ड लाइन जा रही है वो उसका फ्लक्स होगा। बस ये चीज आप लोगों को याद रखनी। मतलब यहां पे मैं कोई एरिया रख रहा हूं, लेट करें मेरे पास ये कोई एरिया है और इसमें से 1 2 3 और 4, ये 4 फील्ड लाइन गुजर रही है, चले और कर लेते 5 गुजर रही है, तो इसका फ्लक्स कितना है, 5 है। यहां पे कोई मेरे पास एरिया है, एरिया मैंने छोटा कर दिया, एरिया छोटा कर दिया तो चले ये वाली गुजर रही है, लेट करें ये वाली गुजर रही है, ये वाली गुजर रही है, बाकी तो नहीं गुजर रही। अब यहां पे अगर आप लोग देखें तो यहां पे फ्लक्स कितना है, यहां पे फ्लक्स है 3। इसका मतलब ये चीज हुई कि जब आप लोग एरिया को यहां पे देखेंगे तो जितनी फील्ड लाइंस गुजर रही है वो आपका फ्लक्स है, और एरिया के ज्यादा होने से फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात या नहीं? यार एरिया के ज्यादा होने से फ्लक्स क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब यहां पे देखिए कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, 5 गुजर रही है, तो फ्लक्स 5 है, और यहां पे 3 गुजर रही है तो फ्लक्स क्या है, वो 3 है। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कितनी फील्ड लाइंस किसी एरिया से गुजर रही हैं आपका वो फ्लक्स है। इसको आप लोग डेफिनेशन नंबर 2 से भी देख रहे होते हैं, दैट इज अ फिजिकल डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 2 वो क्या होता है, वो बड़ी है में, वो आपके पास होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ, आप लोग लिखते होते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वेक्टर ई एंड वेक्टर एरिया। मैंने वर्ड क्या यूज किया, देखिए स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। वेक्टर एरिया जो अभी आपने पढ़ा है उसके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है उसी को आप लोग कहेंगे दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय phi। ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर ई, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एरिया के साथ। एरिया कौन सा है, वेक्टर एरिया, जिसके बारे में अभी बात की हमने। 2 डायमेंशन में बाहर ले अंदर ले, आपने नॉर्मल ड्रा करना है। और जब आप लोग बात करेंगे ई की, तो ई तो है वेक्टर, और यहां पे एरिया कौन सा होना चाहिए, एरिया होना चाहिए वेक्टर एरिया। अगर आप लोग इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स मेरी बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही? वेक्टर एरिया के साथ जो वेक्टर ई है उसका एंगल आप लोग देखेंगे। अच्छा कैसे देखेंगे, चलिए केस नंबर 1 को देखते हैं। केस नंबर 1 मेरे साथ साथ रहें स्टूडेंट्स प्लीज। लेट करेंगे आपके पास एरिया जो है वो ऐसे रखा हुआ है, लेट दिस इज एन एरिया, ये आपके पास प्लेन एरिया, प्लेन रखा हुआ है। सपोज करेंगे आपके पास क्या रखा हुआ है, ये आपके पास कोई प्लेन रखा हुआ है।
और ये कौन सा एरिया है? दिस एरिया इज टू डायमेंशनल एरिया। ये एरिया कौन सा स्टूडेंट्स? टू डायमेंशनल। अब अगर टू डायमेंशनल देखें तो ये वाला एरिया का अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं तो नॉर्मल कैसे हो जाएगा? नॉर्मल तो उसका ये हो जाएगा, मतलब एरिया वेक्टर इसका ये हो जाएगा। वही चीज ये बिल्कुल मेरे हाथ की तरह ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है। ये जो मैंने फिगर बनाई है ना, ये बिल्कुल मेरे हाथ की तरह यहां से फील्ड लाइन पास आउट हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने कुछ एरिया ऐसे रखा हुआ है, यहां से फील्ड लाइन पास हो रही है। सपोज करेंगे ये एरिया और आप लोग यहां से फील्ड लाइन पास करवा रहे हैं। अब ये टू डायमेंशनल एरिया है। टू डायमेंशनल एरिया का आप लोग वेक्टर एरिया कैसे ड्रा करेंगे? आपकी मर्जी, आप बाय अपनी तरफ लें या आप इससे बैकवर्ड लें। अब अगर यहां से देखें तो यार ये लग रहा है दिस होल प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलर। यार ये तो परपेंडिकुलर है, यहां से फील्ड लाइन आ रही है, ये आ रही है, तो ये उस लाइंस की परपेंडिकुलर है, मतलब ये प्लेन उस लाइन के परपेंडिकुलर है। लेकिन इस प्लेन से अगर वेक्टर एरिया ड्रा करें, मैं पीछे से वेक्टर एरिया ड्रा कर रहा हूं, तो अगर मैं पीछे से वेक्टर एरिया ड्रा करूं तो ये चीज हो जाएगी, यहां से फील्ड लाइंस आई, ये वाला प्लेन इस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया इसके क्या है? वो तो पैरेलल हो जाएगा। मैं बाहर ले रहा हूं ना वेक्टर एरिया, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है टू डायमेंशनल में आप लोग बाहर ले, इनवर्ड ले, आउटवर्ड। तो यहां से फील्ड लाइंस आ रही है, ये फील्ड लाइंस आई, ये फील्ड लाइंस आई, तो यहां पे आई। अब हमने वेक्टर एरिया को देखना है। वेक्टर एरिया क्या होगा? मैं जो ड्रा कर रहा हूं वेक्टर एरिया भी उधर ही जा रहा है, फील्ड लाइन भी इस एरिया में से उधर ही जा रही है, तो यहां पे फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। इसका मतलब है व्हेन एंगल बिटवीन E एंड वेक्टर एरिया इज जीरो। E और वेक्टर एरिया तो यहां बाहर है ना, यहां बाहर देखिए, यहां से मैं बना रहा हूं, ये जीरो है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, तो ये तो आपको लग रहा है ज्यादा फ्लक्स आएगा, ये उसके लिए एरिया भी ज्यादा है तो यहां से गुजर जाएगा। इसका मतलब है अगर आप डायग्रामेटिकली देखें, अगर ये वेक्टर एरिया है और फील्ड लाइंस इसमें से गुजर रही हैं, वो आपके पास कुछ ऐसे गुजर रही हैं जैसे कि मैं अभी बना रहा हूं, तो अब इन दोनों के दरमियान आप एंगल देखें। दिस एरिया, ये जो यहाँ पे प्लेन है, ये 90 डिग्री पे है, तो ज्यादा यहाँ पे फ्लक्स पास हो जाएगा। इसका मतलब है इस केस के अंदर जो एंगल है वो आपके पास किसका है? 0 डिग्री का। किस किस के दरमियान? यार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितने का है? 0 डिग्री का है। जब ये 0 डिग्री का होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? आपको पता है cos ऑफ 0 कितना होता है? 1 होता है। देन इन दिस केस जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम E into A हो जाएगा। मेरी बात की समझ आई क्या नहीं? दैट मैक्सिमम फ्लक्स विल ऑलवेज बिकम EA। और अगर आप लोग इसको बिल्कुल आप लोग ऐसे रखें, सपोज करें अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं यहां पे। अब इस एरिया को मैं कुछ इस तरीके से रख रहा हूं, लेट करें कि यहां पे मैं इस एरिया को रख रहा हूं। अब ये एरिया मेरे पास कैसे है? ये एरिया अब आपका असल में ऐसे रखा हुआ है, असल में ये एरिया मैंने ऐसे रखा हुआ है, देखिए ये रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, और यहां से फील्ड लाइंस आ रही है, ये फील्ड लाइंस आ रही है। तो अब आपको खुद पता है ये आपका जो प्लेन है ये 0 डिग्री पे है। अगर इससे वेक्टर एरिया ड्रा करें ना, तो यार ड्रा करो अपवर्ड, ये देखिए ना, यहां से वेक्टर एरिया ड्रा करेंगे, क्योंकि वेक्टर एरिया 2 डायमेंशनल का किधर होता है? आउटवर्ड और इनवर्ड। तो मैं आउटवर्ड ड्रा कर रहा हूं, फील्ड यहां से आ रही है, ये फील्ड आई, वेक्टर एरिया आउटवर्ड है, तो वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान कितना एंगल है? लाइंस के दरमियान 90 डिग्री का। और आपको पता है cos ऑफ 90 कितना होता है? 0 होता है। cos ऑफ 90 0। तो इस केस में जो आपकी फील्ड लाइंस होगी वो इसको टच करके चली जाएंगी, इंटरैक्ट तो होंगी नहीं, इसमें से गुजरेगी नहीं, इसको टच करके सरफेस के साथ ये आई और इसको टच करके चली गई। इसका मतलब है यहां पे फ्लक्स क्या होगा? यहां पे फ्लक्स हो जाएगा 0। हमने वही देखना है, एरिया वेक्टर। सो अगर इस केस में देखें तो इस केस में क्या है? जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। किस किस के दरमियान? E के दरमियान और एरिया वेक्टर के दरमियान। तो अब आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू E A cos ऑफ 90 डिग्री। तो cos ऑफ 90 0 में, तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? 0। कोई फ्लक्स यहां पे पास आउट नहीं होगा। यार आप लोग सिंपल सी बात नोट कर लेना, मैं आपको याद करवाने के लिए एक सिंपल सी बात आपको रखवा रहा हूं। जब आप लोग लिखोगे ना थीटा एंगल, ये है 0 डिग्री का, और थीटा कितने का है? 0 डिग्री का। किस किस के दरमियान? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान। इसका मतलब है अगर वेक्टर एरिया 0 डिग्री पे है तो जो एरिया आपके सामने है, जो सरफेस आपके सामने है, वो तो 90 डिग्री पे होगी। यार है या नहीं? देखिए ना, ये सरफेस 90 पे रखो,
ये देखें ये सरफेस जो आपको प्लेन के बना है ये बिल्कुल 90 डिग्री पे रखा, ये बिल्कुल यहां से देखें ये 90 डिग्री पे रखा। तो अब आपका जो बैकवर्ड से आप लोग वेक्टर एरिया ड्रा करें उसका और फील्ड लाइंस का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो अब आपका फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। इफ दिस इज 0 डिग्री देन आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम। इसी स्टेटमेंट को वो ऐसे भी रख सकता है। वेक्टर एरिया की बात आप अगर ना करें, वो कहे तो आपको एरिया गिवन है जो प्लेन गिवन है, जो शेप गिवन है, अगर वो शेप 90 डिग्री पे है, मतलब जो प्लेन आपको या सरफेस आपको गिवन है, लेट करें वो सरफेस का एंगल है 90 डिग्री पे, तो यार वही बात हुई ना, इफ द सरफेस इज एट 90 डिग्री देन वेक्टर एरिया विल बी एट 0 डिग्री। और समझ आई मेरी बात की? सरफेस अगर 90 पे है, ये देखें ये सरफेस 90 पे है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा तो वेक्टर 0 पे है। लेकिन अगर सरफेस 0 पे है, ये सरफेस उसके उस लाइन के साथ 0 का एंगल बना रही है, तो वेक्टर एरिया कितने का बना रहा है 90 का, तो कोई फ्लक्स यहां पे पास आउट नहीं होगा। ये तो हमने पढ़ा मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स। और अगर आपका यहां पे देखें फ्लक्स, अगर आपके पास एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ई और वेक्टर एरिया के दरमियान, तो सरफेस के दरमियान एंगल कितने का होगा 0 डिग्री का होगा। और यहां पे जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सोर्स हो जाएगा 0। तो ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है फ्लक्स के केस में। नंबर 3 देख, लेट करें मैं यहां पे एक एरिया बना रहा हूं। सपोज करें मेरे पास ये कुछ ऐसा एरिया है, लेट करें ये कुछ ऐसा एरिया मेरे पास है, ये मेरे पास एरिया है, मतलब ये एरिया कुछ इस एंगल पे रखा हुआ है, इस तरह किया हुआ है, ये टेंटेड किया हुआ है एट सर्टेन एंगल। ये देखें ये अब आपको शायद नजर आए, मतलब अब मैं बिल्कुल सीधा और इस तरह नहीं रख रहा, मैं इसको थोड़ा सा इस एंगल पे रख रहा हूं। ये अब अगर यहां पे देखें ये ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, इसका वेक्टर एरिया ड्रा करें। यार वेक्टर एरिया यहां से सीधा ऊपर निकलेगा, ऐसा होगा या नहीं? वेक्टर एरिया फेस से बाहर निकलता है, तो वेक्टर एरिया नॉर्मल ड्रा करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां से सीधा ऊपर ड्रा कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लेट करें अब ऐसी आ रही है। इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा हो रहा है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, और अगर आप लोग इसका नॉर्मल ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें किसी पॉइंट पे, यहां से ड्रा करें, ये तो अपवर्ड बन रहा है, दिस इज योर एरिया वेक्टर। और ये वाला एंगल किसका है यार, ये वाला एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई का। इनके दरमियान अब आप लोग एंगल देखें, इनके दरमियान अब एंगल क्या है, ये एंगल आपके पास है cos ऑफ थीटा। मेरी बात की समझ आ रही है? अब इस केस में आपके पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई ए और cos ऑफ क्या हो जाएगा थीटा। अब वो आप लोगों ने देखना है एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एरिया एंड ई क्या है, और कोई एंगल आपने नहीं देखना, हमेशा इन दो के दरमियान आप लोग एंगल देखोगे। तो सिंपल सी बात अगर आप लोग करें, पहले केस में तो आपने ये बिल्कुल ऐसे रखा था, तो एरिया वेक्टर 0 डिग्री पे है, एरिया वेक्टर यहां से किधर बनेगा, बाहर जाने का, 2 डायमेंशनल है, और यहां से फील्ड लाइन जा रही है 0 डिग्री पे, तो cos ऑफ 0 1, तो यहां से लग भी रहा है मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। दूसरे केस में आपने ऐसे कर दिया, तो एरिया वेक्टर किधर है, अपवर्ड है, और फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल, अब आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तीसरे केस में आपने ऐसे रखा, देखिए ऐसे रख लिया, अब जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है और फील्ड लाइन तो ऐसे ही गुजर रही है, इसका मतलब आप cos ऑफ एंगल है, cos ऑफ 30 है 50 है, जो भी, इसको ज्यादा करना है ना, तो आप लोग इसको रोटेट करें रोटेट करें रोटेट करें और रोटेट करें और रोटेट करें, यहां पे लेके आ जाओ। तो अब आप लोग देखिए वेक्टर एरिया किधर है, वो तो इधर है ना। अगर इसको मैं नीचे की तरफ लेके आ जाऊं, देखिए इसको मैं नीचे की तरफ लेके आ जाऊं, लेट्स सपोज करें मैं इसको रोटेट कर रहा हूं काइंड, और इतना रोटेट करूं कि एरिया वेक्टर और ई की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो फिर एंगल कितने का होगा 0 डिग्री का, तो फ्लक्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर मैं इसको उल्टा रोटेट करूं इस साइड पे, तो ये चलते 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 ये बिल्कुल आपका ऊपर हो जाएगा। अब जब रोटेट करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर होगा तो एंगल इसके दरमियान में कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री में तो आपके पास cos 90 0 है, तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट मेरी बात की समझ आ रही है? मतलब अगर आप लोग एमसीक्यूज को देखें, लेट करें यहां पे आपके पास कोई 3D एरिया रखा हुआ है, लेट करें हमारे पास ये कोई 3D एरिया है, या इसको सही करके बना लेते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगी। ये आपके पास लेट करें 3D एरिया है,
3 डायमेंशनल कोई क्यूब आपके पास रखा हुआ है लाइक दिस, और इस क्यूब में ये 3D प्लेन में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ऐसे है, ये ऐसे जा रही है। वो कहेगा फ्लक्स फाइंड आउट करें हर साइड का, फ्लक्स ऑफ ईच साइड। पहले काम में हम लोग ये कर लेते हैं, और दूसरा हम लोग काम करते हैं फ्लक्स जो टोटल है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हर साइड का फ्लक्स फाइंड करते हैं और टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ये क्यूब है और ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन में एक साइड तो आपकी ये होगी, ये वाली साइड होगी, मतलब जो उस साइड है ये क्यूब के, उस साइड से जो वेक्टर एरिया आप लोग ड्रा करेंगे वो बाहर आ जाएगा। वेक्टर एरिया इज दिस। लेट करें ये साइड नंबर 1 है, ये साइड नंबर कौन है, ये 1 है साइड नंबर। अब दूसरी साइड आप लोग देखेंगे जो ऊपर वाली साइड है, जो यहां से आपको साइड मिल रही है, ये उस डिब्बे का ऊपर वाला हिस्सा है, इससे वेक्टर एरिया ड्रा करेंगे अपवर्ड है, ये वेक्टर एरिया आ गया। लेट करें ये साइड नंबर आपके पास है 2। तीसरी ले ले साइड नंबर 3 जो इस साइड पे है, जो ये आपके पास है साइड नंबर 3, ये साइड नंबर 3 है, और इससे जो वेक्टर एरिया ड्रा करेंगे वो इधर बैकवर्ड होगा। लेट करें ये साइड नंबर कौन सी है, ये 3 है। चौथी साइड की अगर बात करेंगे तो चौथी साइड आपके पास कौन सी है, ये जो ब्लैक मार्कर से मैं बना रहा हूं, और इससे वेक्टर एरिया आउटवर्ड ही ड्रा करना है, तो ये बाहर आ जाएगा। ये साइड नंबर क्या है, 4 है, और एक साइड इसके पीछे है, वो साइड नंबर 5 है जो इसके पीछे जा रही है, और एक बाहर आप लोगों की तरफ है, वो साइड नंबर कौन सी है, 6। अगर हर साइड का आप लोग फ्लक्स फाइंड करें तो यार बड़े आसान काम है। पहले साइड नंबर 1 पे आ जाए, तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का एंगल देखें। इस केस में एंगल कितने का है, 0 डिग्री का है। 0 डिग्री का है तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फ्लक्स आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा E टाइम्स ऑफ A, कॉज अब क्या आ जाएगा 0। अब साइड नंबर 2 पे आए तो आपको लग रहा है फील्ड लाइन जैसे ही है, वेक्टर एरिया ऊपर है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या है, 0 हो जाएगा। साइड नंबर 3 पे आ जाए, साइड नंबर 3 में फील्ड लाइन उधर जा रही है और एरिया वेक्टर बाहर है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 180। एंगल कितने का है, cos ऑफ 180 का, और cos ऑफ 180 का होता है -1 के बराबर, और यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, -EA का बनेगा, -EA का बनेगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वही चीज है, फील्ड लाइन उधर जा रही है, एरिया वेक्टर नीचे है, तो एंगल 90 का है, 90 के साथ फ्लक्स क्या बनेगा, 0 का। अब जो पीछे जा रही है और जो आपकी तरफ, देखिए अब यहाँ से एरिया वेक्टर आपकी तरफ जा रहा है ये, और फील्ड लाइन जैसे जा रही है, तो एंगल कितने का है, 90 का, यहाँ पे भी 0, और जो 6 साइड है जो उसकी बैकवर्ड हमने ली हुई है उसके साथ भी ऐसा है, वो साइड का एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, फील्ड लाइन जैसे जा रही है, तो ये 90 का एंगल बन गया। इसका मतलब है फ्लक्स ऑफ ईच साइड तो आपने फाइंड आउट कर ली है। अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो बाकी 4 साइडों के तो 0 है, ये है +E है फ्लक्स टोटल। अगर साइड 1 की बात करें, फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 साइड, 4th साइड, 5th साइड और 6th साइड की बात करें तो पहली साइड में फ्लक्स क्या है, वो तो EA है, प्लस सेकंड साइड का आपने लिया हुआ है 0, थर्ड साइड का फिर क्या है, -EA, और बाकी सब का 90 का एंगल है, 0 है, तो प्लस माइनस कैंसिल, टोटल फ्लक्स यहां पे क्या है, टोटल फ्लक्स आपका क्या है, 0 का है। भाई बात समझ आई क्या, मतलब आप लोग सिर्फ ये चीज देख लें कि आपका सरफेस है, वेक्टर एरिया का एंगल क्या बन रहा है, तो जो वेक्टर एरिया का एंगल बनेगा वहां पे आप लोग उसको कर लेंगे कि आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा या फ्लक्स है। लेट करिए बात को, आपको यहाँ पे सिलेंडर गिवन है, सपोज करें आपके उस सिलेंडर गिवन, और इस सिलेंडर को आपने किस ऐसे इस तरह रखा हुआ है कि यहां से फील्ड लाइन पास हो रही है, इस डायरेक्शन में फील्ड लाइन आपके पास आ रही है, मुझे यहाँ पे फ्लक्स पता है। अब अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो आप लोग देखें इस सरफेस का, ये सरफेस आपके पास है और ये वाली सरफेस भी आपके पास है, इस सरफेस से वेक्टर एरिया ड्रा करेंगे तो बाहर आएगा, तो इनके दरमियान एंगल कितने का है, 0 डिग्री का। इससे ड्रा करेंगे तो इधर आ सकता है, आउटवर्ड ड्रा ही करेंगे, तो ये वाला एंगल देखिए फील्ड लाइन इधर जा रही है, एरिया बाहर है, तो ये हो जाएगा 180 का। बाकी अगर कर्व फिंगर की बात करें, किसी भी जगह पे कर्व फिंगर पे ये परपेंडिकुलर ही बनेगा, तो इस पूरे की पूरी वैल्यू में वो तो 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, EA, और यहाँ पे आ जाएगी -EA। तो ये चीज आप लोगों ने ये ज़हन में याद रखनी है कि आप लोग फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते होते हैं। फ्लक्स में वेक्टर एरिया का एंगल आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किसका करना है, वेक्टर एरिया का एंगल फाइंड आउट करना है। चलिए एक और काम कर रहे हैं, आखिर में एक और क्वेश्चन आपको जल्दी से आपको मैं करवा देता हूँ।
लेट करें आपके पास कोई स्फीयर ऐसे रखी हुई है, दैट इज अ स्फीयर। स्टूडेंट ये क्या है, ये स्फीयर है, ये बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल स्फीयर है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे पास आउट कर रही है, ये कुछ ऐसे पास आउट कर रही है। मुझे बताइए यहां पे फ्लक्स क्या होगा। अब यहां पे हमें देखना है फ्लक्स क्या है, तो सबसे पहले हमें एरिया वेक्टर बनाना है। एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर मैं मिड सेंटर से यहां पे ड्रा करूं, सेंटर से भी ड्रा करूं, तो सेंटर से ड्रा करूंगा तो एरिया वेक्टर बिल्कुल अपवर्ड हो जाएगा। तो सेंटर में तो एंगल 90 का आ रहा है, बस सेंटर में तो 0 है। इधर स्फीयर की बात करेंगे तो आउटवर्ड होगा, इधर भी तो वही केस जो आपका सिलेंडर वाला केस है। लेकिन अगर आपका कुछ एरिया ऐसा आ जाए, अगर कोई आपका स्फीयर इस तरह रखा हुआ है, लेट करें ये आपके पास कोई स्फीयर रखा हुआ है, लेट करें ये स्फीयर है, और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे गुजर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है। अगर इसका देखें तो आप लोगों का जो एरिया वेक्टर बनेगा, लेट करें वो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास ये है। यहां दरमियान का एंगल सपोज करें आपके पास 30 डिग्री है, तो अब आप लोग क्या लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब आखिर में देख लें इसकी यूनिट, अगर आप लोग देखते हैं जो फ्लक्स है वो क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है ई ए। अब अगर आप लोग इसकी यूनिट और डायमेंशन देखें, आखिर में वो भी काम कर लेते हैं, तो ई की क्या होता था, ये होता फोर्स पर यूनिट चार्ज और इनटू एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, ये होती है न्यूटन, एरिया की है मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट यूज होती है। या इसको आप मजीद ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इनटू मीटर पर आपके पास कूलम है, और न्यूटन मीटर यहाँ पे किसके बराबर है, ये जूल के, तो जूल मीटर पर कूलम आपके पास इसकी यूनिट भी यूज हो सकती है। तो ये दोनों यूनिट आपके ज्यादातर यूज होती हैं। और अगर आप लोग इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, देखिए फोर्स की वैल्यू क्या होती है, रिलेशन F इक्वल टू एम में, और एरिया की डायमेंशन तो आपके पास है एल स्क्वायर, एंड Q इक्वल टू किसके बराबर होता है आई टी। अगर लेके तो मैंने आपको बताया था m की डायमेंशन क्या है, मास है तो m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2, और यहाँ पे डायमेंशन है एल स्क्वायर, करंट की डायमेंशन क्या है एम्पियर, और टाइम की टी। तो इनको ऊपर उठा के लेके चले जाएं तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी, ये डायमेंशन हो जाएगी m, एल कितने हैं 2 और L1 एम एल क्यूब टी माइनस 2, और ये चला जाएगा ऊपर तो टी माइनस 3, सॉरी माइनस 2 और माइनस 1 टी माइनस 3 और a माइनस 1। सो दिस इज द डायमेंशन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास टॉपिक का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उम्मीद है समझ आई होगी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।